वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बेसिकली, और उसमें हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन तक देख लिया था। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद आज जो है हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड्स में हटा देता हूँ क्योंकि ये लास्ट नोट्स के अंदर हम लोगों ने दे रखी है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिकली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस किया था और आज हम लोग जो है बेसिकली बात करेंगे बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पश अनुलेखन रूपांतरण। किसके बारे में बात करेंगे? पश अनुलेखन रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। पश अनुलेखन रूपांतरण, ठीक है बेटा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा। देखा बेटा कि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, मैं एक बार यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा आपके सामने लिखता हूँ कि क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए से डीएनए बनता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, ठीक है। और डीएनए से आगे चलकर एमआरएनए बनता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से आगे चलकर प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। बरोबर? क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रतिलिपिकरण। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में लिखते हैं बेटा अनुलेखन, और ट्रांसलेशन को बोलते हैं बेटा अनुवादन। अब देखना बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम लोग बात करें, इधर मैं बात करूंगा बेटा प्रोकैरियोटिक सेल की, इधर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल की, और इधर मैं बात करूंगा यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की। देखना बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन भी आपके केंद्रक द्रव के अंदर हो रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव में किसी भी तरह का विभेदन देखने को नहीं मिलता। मतलब रेप्लिकेशन की क्रिया जो है वह एक ही जगह पर, वहीं पर अनुलेखन भी हो रहा है और वहीं पर क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है, और एक ही समय पर हो रहा है। जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देयर इज नो गैप बिटवीन टाइम एंड स्पेस इन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रतिलिपिकरण, अनुलेखन और अनुवादन एक ही जगह पर, एक ही समय पर संपन्न होता है। जबकि बेटा यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये दोनों तो कहां पर होते हैं? ये दोनों होते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। कहां होता है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। केंद्रक द्रव के अंदर ये क्रिया जो होती है वह संपन्न होती है। किसके अंदर बेटा? केंद्रक द्रव्य के अंदर। क्या क्या? प्रतिलिपिकरण और अनुलेखन। जबकि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है यह होता है बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कहां होता है बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ये चीज पहले समझना, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को
क्रिएट करेंगे। क्या कह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सभी प्रोसेस जो होते हैं ये कहां पर होते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म, या जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य हिंदी में कहते हैं, कोशिका द्रव्य। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं देखने को मिलता है। वहां पर प्रतिलिपिकरण, अनुलेखन और अनुवादन एक ही जगह पर एक ही समय पर संपन्न होता है, एक ही जगह पर एक ही समय पर। लेकिन अगर यहां पर बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो वहां पर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलिपिकरण और अनुलेखन तो कहां पर होता है? केंद्रक द्रव्य में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। जबकि ट्रांसलेशन की क्रिया जो होती है वह कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। और जगह के साथ साथ यहां पर टाइम का भी गैप है। मतलब रेप्लिकेशन होगा, होने के बाद क्या होगा? अनुलेखन होगा। रेप्लिकेशन के होने के बाद अनुलेखन होगा, अनुलेखन होने के बाद जब एमआरएनए बन जाएगा उसके बाद प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बेटा क्या होता है कि रेप्लिकेशन के साथ साथ ही अनुलेखन की क्रिया शुरू हो जाती है, अनुलेखन के साथ साथ ही प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है। लिखिएगा बेटा इस पॉइंट को कि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, पहले मैं बात करूंगा प्रोकैरियोटिक सेल की, ध्यान से देखना बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूंगा। असीम केंद्र की कोशिका के अंदर क्या होता है? असीम केंद्र की कोशिका, बेटा असीम केंद्र की कोशिका के अंदर प्रतिलिपिकरण, अनुलेखन और अनुवादन एक ही जगह पर एक ही समय पर संपन्न होते हैं। लिखिएगा इस प्रकार इस कोशिका में प्रतिलिपिकरण, कॉमा, अनुलेखन व अनुवादन की क्रिया एक ही जगह पर मतलब कहां पर होती है बेटा? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में एक ही जगह पर एक ही समय में संपन्न होती है। एक ही जगह पर एक ही समय में संपन्न होती है। यहां पर तीनों क्रियाएं एक साथ चलती है। इस कोशिका में तीनों क्रियाएं एक साथ चलती है, साइमल्टेनियसली चलती है। मतलब प्रतिलिपिकरण पूरा हुआ ही नहीं, प्रतिलिपिकरण के साथ साथ अनुलेखन की क्रिया शुरू हो जाती है, और अनुलेखन पूरा हुआ ही नहीं और उसके साथ साथ किसकी? ट्रांसलेशन की क्रिया या प्रोटीन निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम। इन सच टाइप ऑफ सेल, in such type of cell, replication, transcription and translation occurs at same place, और प्लेस कौन होगा? इन साइटोप्लाज्म, एट सेम टाइम एंड ऑल दी थ्री प्रोसेस अकर्स साइमल्टेनियसली। ऑल दी थ्री प्रोसेसेस अकर्स simultaneously
तीनों प्रोसेस जो होते हैं वो साथ चलते हैं। इसका मतलब यहां पर जो आरएनए बनेगा उसके पास किसी भी तरह का रूपांतरण करने की के लिए समय ही नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि रूपांतरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहां पर जो भी आरएनए बनेगा, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आरएनए बनता है उसके पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है किसी भी तरह का रूपांतरण करने के लिए। इस प्रकार की कोशिका में, इस प्रकार की कोशिका में बनने वाले एमआरएनए के पास किसी भी तरह के रूपांतरण हेतु समय नहीं होता, या ये भी कह सकते हैं कि रूपांतरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। या इस प्रकार की कोशिका में बनने वाले एमआरएनए को किसी भी तरह के रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती उसका रीजन मैं अभी बताता हूं, पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। द mRNA formed in such type of cells do not have time. The mRNA formed by such type of cell do not have time for modification or do not require any modification. क्यों नहीं होता भाई? बेटा हम सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, हमने बताया भी था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वह जीन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला संपूर्ण डीएनए प्रोटीन के निर्माण में काम में आता है। उसमें किसी भी प्रकार का अनावश्यक डीएनए अनुक्रम उपस्थित नहीं होता। लिख लीजिएगा, इस प्रकार की कोशिका में, इस प्रकार की कोशिका में उपस्थित संपूर्ण डीएनए जीन की भांति कार्य करता है। इस डीएनए में किसी भी प्रकार का अनावश्यक अनुक्रम उपस्थित नहीं होता। तो बेटा किसी भी तरह के रूपांतरण की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। इन सच टाइप ऑफ सेल, इंग्लिश मीडियम लिखना, इन सच टाइप ऑफ सेल whole DNA acts as gene. In such DNA, no any
such DNA, no any not necessary, unnecessary sequences is present, are present in DNA। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, क्या कह रहा हूं बेटा, वापस देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, अनुलेखन, प्रतिलिपिकरण और अनुवादन, तीनों ही क्रियाएं एक साथ एक ही समय पर संपन्न होती है। इस प्रकार की कोशिका के अंदर तीनों जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन की बात करें, अनुलेखन की बात करें और अनुवादन की बात करें, तीनों प्रोसेस एक साथ में चलते हैं। इसका मतलब सेल के पास किसी भी तरह का टाइम ही नहीं है कि वह उससे बनने वाले एमआरएनए में किसी भी तरह का रूपांतरण करे। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो एमआरएनए बनता है उसमें किसी भी प्रकार के रूपांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है इट इज इक्वल टू जीन। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है वह पूरा का पूरा जीन के समान होता है। वहां पर डीएनए के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं पाई जाती जिससे प्रोटीन निर्माण में, जिसकी प्रोटीन निर्माण में आवश्यकता नहीं होती। ऑल द डीएनए एक्ट एज अ जीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। The whole DNA sequence are necessary only for the protein synthesis. It do not possess any type of non-essential or unnecessary sequences in the DNA. Is that clear? अब जबकि बेटा हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें, बेटा अब अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना। यूकैरियोटिक सेल की बात करें या जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं बेटा ससीम केंद्र की कोशिका, ससीम केंद्र की कोशिका। बेटा ससीम केंद्र की कोशिका के अंदर क्या होता है, प्रतिलिपिकरण और अनुलेखन तो आपके केंद्रक द्रव्य के अंदर संपन्न होता है, केंद्रक द्रव्य के अंदर, जबकि अनुवादन की क्रिया जो होती है, अनुवादन की क्रिया आपके कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। केंद्रक द्रव्य में जब एमआरएनए बनता है तो यह एमआरएनए केंद्रक छिद्रों की सहायता से केंद्रक द्रव्य से होता हुआ कोशिका द्रव्य में आता है और कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के साथ जुड़कर वह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, एक मिनट, क्या है बेटा, देखिएगा कि इस प्रकार की कोशिका में, इस प्रकार की कोशिका में डीएनए प्रतिलिपिकरण, डीएनए प्रतिलिपिकरण व अनुलेखन की क्रिया तो, अनुलेखन की क्रिया तो केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, जबकि अनुवादन की क्रिया, अनुवादन की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और तीनों क्रियाएं अलग अलग समय पर होती है और ये तीनों क्रियाएं अलग अलग समय पर संपन्न होती है, अलग अलग समय पर क्या होती है बेटा, संपन्न होती है। डीएनए प्रतिलिपिकरण अलग समय पर होगा, अनुलेखन अलग समय पर होगा और अनुवादन जो है अलग समय पर होता है। लिखिएगा इसको, बिल्कुल मैं एक कह सकते हैं ना एबीसीडी से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आकर बिल्कुल मतलब बेसिक्स से कि क्या होता है
रियली में क्या हो रहा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल बेटा साथ में बने रहिएगा। बहुत ही शानदार हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट। एक मिनट बेटा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। बहुत ही शानदार हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। इंग्लिश मीडियम लिखते हैं बेटा। इन सच टाइप ऑफ सेल, इन सच टाइप ऑफ सेल, replication and transcription occurs in nucleoplasm, while translation occurs in cytoplasm. All the three processes occurs at different time. तीनों जो क्रियाएं होती है वह अलग अलग समय पर जो होती है वह आपके संपन्न होती है। क्लियर है कहानी? अब देखना बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो एमआरएनए बनेगा उसके पास टाइम भी होगा और आवश्यकता भी होगी। किसके लिए? रूपांतरण के लिए। इसलिए इस प्रकार की कोशिका में, कोशिका में बनने वाले एमआरएनए के पास समय के पास रूपांतरण हेतु समय भी होगा और साथ ही इस एमआरएनए में, इस आरएनए में, एमआरएनए नहीं लिखेंगे यहां पर, हम आरएनए लिखते हैं। इस आरएनए में रूपांतरण की आवश्यकता भी होती है। क्यों होती है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना? क्यों होती है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग क्वेश्चन माइंड के अंदर अराइज करते हैं कि इन सच टाइप ऑफ सेल the formed RNA have time for modification and also require modification. क्यों भाई, क्यों मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है? अभी देखते हैं बेटा। क्योंकि बेटा क्या होता है देखना कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना, यह डीएनए आपके इट इज नॉट इक्वल टू जीन। पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वह जीन के बराबर नहीं होता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए के अंदर दो प्रकार के अनुक्रम या दो प्रकार की सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है। कुछ सीक्वेंसेस तो वह होती है जो प्रोटीन निर्माण में
काम में आती है और कुछ सीक्वेंसेस वह होती है जो प्रोटीन के निर्माण में काम में नहीं आती है। वह सीक्वेंस जो प्रोटीन निर्माण में काम में आती है उसे हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर इस डीएनए के पास दो सीक्वेंस है, एक जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सॉन और एक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। ठीक है, एक्सॉन क्या होगा कि डीएनए का वह भाग है जो प्रोटीन के निर्माण में काम में आता है। वी कैन से दैट एक्सॉन इज जस्ट इक्वल टू जीन। एक्सॉन क्या है बेटा? जीन है। जबकि इंट्रॉन जो होता है, जो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होती है, यह जीन नहीं होकर प्रोटीन के निर्माण में भी काम में नहीं आती है। मतलब डीएनए का वह भाग, एक्सॉन क्या है बेटा कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन निर्माण में काम में नहीं आता। डीएनए का वह भाग जो ये काम में आता है, वह भाग जो प्रोटीन निर्माण में काम में आता है, काम में आता है। द पार्ट ऑफ डीएनए विच इन्वॉल्व इन पार्ट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि इंट्रॉन क्या होगा? डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन निर्माण में काम में नहीं आता, मतलब डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण में काम में नहीं आता है। इसका मतलब बेटा यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बेटा, अगर मैं डीएनए की बात करूं, यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की बात करूं तो बेटा इस तरीके से एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, या ऐसे कह देता हूं एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन एंड सो ऑन, इस तरीके से पाया जाता है। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लिट जीन बोलते हैं इसको, जिसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ऐसे जीन जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बोलते हैं। अब देखिएगा बेटा, हम लोग यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात कर रहे हैं, इन यूकैरियोटिक सेल। बेटा यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या हुआ कि भाई यूकैरियोटिक सेल के अंदर यह था डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या हुआ? डीएनए के अंदर एक्सॉन था, इंट्रॉन था, एक्सॉन था, इंट्रॉन था, एक्सॉन था, इंट्रॉन था। और हम सब जानते हैं कि एक्सॉन क्या है बेटा? एक्सॉन है जीन, और इंट्रॉन जो है वह है अननेसेसरी पार्ट है, अननेसेसरी पार्ट है। ठीक है, अब जब इस डीएनए से आरएनए बनेगा, इस डीएनए से जो आरएनए बनेगा तो एक्सॉन की जगह पर एक्सॉन आएगा, इंट्रॉन की जगह पर इंट्रॉन, एक्सॉन की जगह एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, इस तरीके से आएगा। अब मुझे बताओ, अब क्या होगा कि एक्सॉन तो क्या हो रहा है? एक्सॉन तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, मेक कर रहा है प्रोटीन को, मेक प्रोटीन, जबकि इंट्रॉन डू नॉट मेक प्रोटीन, डू नॉट मेक प्रोटीन। तो बेटा प्रोटीन टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक बार एक सीक्वेंस ने प्रोटीन बनाया, दूसरे सीक्वेंस ने प्रोटीन नहीं बनाया, अगली वापस प्रोटीन बनाया, नहीं बनाया, तो प्रोटीन जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, क्रियात्मक प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मतलब यहां पर इंट्रॉन को हटाना जरूरी है। अब समझ में आया मैंने क्या कहा था कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर रूपांतरण की बेहद आवश्यकता होती है। क्यों? कि ये प्रॉब्लम आ जाएगी। यहां पर इंट्रॉन को हटाना अत्यधिक आवश्यक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज नेसेसरी। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन
इज नेसेसरी, बहुत जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पश अनुलेखन रूपांतरण कहते हैं। एक चीज और देखिएगा बेटा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए से आरएनए बनता है इसको एचएनआरएनए कहा जाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसको हम लोग लिखेंगे अब लोग, ये बहुत अच्छी चीजें हमने नोट की है, आप लोग भी नोट करिएगा। अब देखना बेटा क्या होता है, बेसिकली पश अनुलेखन रूपांतरण होता क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन, पश अनुलेखन रूपांतरण, पश अनुलेखन रूपांतरण क्या होता है कि असीम केंद्र की कोशिका में अनुलेखन के बाद एक चीज, पहले चीज ध्यान रखना, ये पहले लिख लेते हैं कि इसमें जो अनुलेखन होता है ना, जो डीएनए होता है, इस डीएनए से बनने वाले आरएनए को एचएनआरएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एक मिनट, क्या हुआ, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर, एक मिनट, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। अब इस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर एक्सॉन एंड इंट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन क्रिया से बनने वाले आरएनए को एचएनआरएनए कहा जाता है, जिसमें एक्सॉन व इंट्रॉन दोनों अनुक्रम उपस्थित होते हैं। लिखिएगा बेटा, ससीम केंद्र की कोशिका में, ससीम केंद्र की कोशिका में अनुलेखन क्रिया से, अनुलेखन क्रिया से बनने वाले आरएनए को एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है, जिसमें एक्सॉन व इंट्रॉन दोनों अनुक्रम उपस्थित होते हैं, दोनों अनुक्रम उपस्थित होते हैं, ठीक है बेटा। कि इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल the RNA formed by transcription is called as HNRNA, which possess both exon and इंट्रॉन सीक्वेंसेस, जिसको हटाना अति आवश्यक है। इंट्रॉन को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रोटीन निर्माण में क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब देखना बेटा, इस एचएनआरएनए को, वह प्रक्रिया जिससे इस एचएनआरएनए को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, एमआरएनए के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। मतलब जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है,
इसको मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित करने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम पश्च अनुलेखन रूपांतरण या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। वह क्रिया जिसकी सहायता से लिखेगा, वह क्रिया, या पूरी लिख लेते हैं, ससीम केंद्र की कोशिका में, ससीम केंद्र की कोशिका में होने वाली वह क्रिया जिसकी सहायता से एचएनआरएनए को एमआरएनए में परिवर्तित किया जाता है, उसे पश्च अनुलेखन रूपांतरण कहते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? किसी भी तरह की, देख लो बेटा, डेफिनेशन को समझाने के लिए हमने कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है डेवलप किए। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करते जाना है। बहुत इजी है, बायो बहुत ही इजी है, सिस्टम से पढ़ो, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम डेफिनेशन लिखिएगा। द प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल, द प्रोसेस इन eukaryotic cell by which the hnRNA is converted या is modified to form mRNA is called as post transcriptional modification, उसे हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है कहानी? अब देखो बेटा, इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, 3 तरीके से होता है। क्या है बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन होता है ना, मॉडिफिकेशन, इसके अंदर 3 क्रियाएं की जाती है, 1, 2 और 3 क्रियाएं होती है। एक तो हम लोग बोलते हैं बेटा 5' कैपिंग, एक को क्या बोलते हैं बेटा? 5' कैपिंग। ये थोड़ा बेटा आप लोग इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, 5' कैपिंग, ठीक है। दूसरी हम लोग बोलते हैं 3' पॉलीएडिनाइलेशन, ठीक है। और तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लाइसिंग। क्लियर है? एक एक को हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, एक एक को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के दौरान 3 क्रियाएं होती है। एक तो होती है 5' कैपिंग, एक होता है 3' पॉलीएडिनाइलेशन और थर्ड होता है बेटा स्प्लाइसिंग। एक चीज ये ध्यान रखना, हमने बताया था कि अनुलेखन के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। हमने क्या बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है बेटा इनिशिएशन, दूसरा होता है बेटा इलोंगेशन और तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा टर्मिनेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कैपिंग जो होती है इट अकर्स ड्यूरिंग इनिशिएशन, इतना सा यहां पर बता देता हूं। ये क्या होता है? आफ्टर टर्मिनेशन। और ये कब होता है बेटा? ये भी होता है बेटा आफ्टर टर्मिनेशन। एक एक को हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब कुछ स्लाइड्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखो बेटा, स्प्लिट जीन के बारे में बात की है। हम तीनों स्टेप्स
बाद में देखते हैं, कुछ स्लाइड्स आ गई है, उन स्लाइड्स को भी हम लोग देखते हैं। स्प्लिट जीन अभी हमने पढ़ा कि स्प्लिट जीन को सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, मैं आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बता रहा हूं। ओनली मेरा उद्देश्य केवल और केवल आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा करना, अदरवाइज कोई आपको याद नहीं रखना है। डिस्कवर्ड बाय शार्प एंड रॉबर्ट्स, दो वैज्ञानिक थे, इनके लिए इन्हें 1993 के, लेटेस्ट बात है, 1993 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था। इट वाज द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय शार्प एंड रॉबर्ट। दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1993। जीन विच कंटेन नॉन फंक्शनल पार्ट अलोंग विथ फंक्शनल पार्ट, ऐसा जीन जिसके अंदर फंक्शनल पार्ट के साथ साथ नॉन फंक्शनल पार्ट भी उपस्थित होता है। हमने अभी बताया कि इंट्रॉन क्या होता है, इंट्रॉन जो होता है वह बेटा नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। इंट्रॉन जो होता है वह आपके नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, जबकि जो एक्सॉन होता है यह आपके फंक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा जीन जिसमें फंक्शनल पार्ट के साथ साथ नॉन फंक्शनल पार्ट भी उपस्थित हो, उसे हम लोग स्प्लिट जीन कहते हैं। ठीक है, वह जीन जिसमें कार्यात्मक भाग के साथ साथ गैर कार्यात्मक भाग उपस्थित होता है, उसे हम लोग स्प्लिट ही लिख लो यहां पर, स्प्लिट जीन कहते हैं। इसमें नॉन फंक्शनल पार्ट को तो हमने क्या कह दिया, नॉन फंक्शनल पार्ट को कह दिया इंट्रॉन, और फंक्शनल पार्ट को क्या कह दिया, एक्सॉन। क्लियर है कहानी, कि मतलब ऐसा जीन जिसमें लिख लीजिएगा भली, ऐसा जीन स्प्लिट जीन क्या होता है बेटा, स्प्लिट जीन बिल्कुल सीधी भाषा लिख लेते हैं कि ऐसा जीन जिसमें क्रियात्मक भाग के साथ साथ क्रियात्मक भाग के साथ साथ गैर क्रियात्मक भाग उपस्थित होता है, उसे स्प्लिट जीन कहते हैं, स्प्लिट जीन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रियात्मक भाग या जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल पार्ट को तो हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और गैर क्रियात्मक भाग को या नॉन फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रॉन। ठीक है, द जीन विच कंटेन बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल पार्ट is called as स्प्लिट जीन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, स्प्लिट जीन कहते हैं। ठीक है बेटा, स्प्लिट जीन यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। स्प्लिट जीन ससीम केंद्र की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण लक्षण है। असीम केंद्र की के अंदर अवस्था नहीं देखने को मिलती। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज characteristic feature of eukaryotic cell। मतलब यूकैरियोटिक सेल का जो होता है यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब देखो बेटा, इन यूकैरियोट्स हम लोग सभी जानते हैं, पहले भी हमने देखा, यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब एक ही
जीन से कई प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। The monocystonic stickle gene have interrupted coding sequence. The gene in eukaryotic are split. The coding sequence or express sequence are defined as exon. Exon are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns. Introns or intervening sequences do not appear in the mature or processed RNA. The split gene arrangement further complicates the determination of a gene in terms of DNA segments. यही बात कही है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक्सॉन के बीच बीच के ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन। तो जब इसका मॉडिफिकेशन होता है, इसका रूपांतरण होता है, तो हमें आपको प्रोसेस्ड या मैच्योर आरएनए देखने को मिलता है। ये चीज हमने ऑलरेडी कर ली है। मतलब रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन इज वेरी नेसेसरी। अब देखो बेटा फिर क्या कह रहा है, अच्छा ये बीच में हटा दो, यहां से कुछ काम के नहीं है। फिर देखो बेटा ये हो गया। अब देखो बेटा तीन, ये हमने बात बता दी कि द ट्रांसक्रिप्शन बाय ट्रांसक्रिप्शन जीन प्रोड्यूस ऑन आरएनए व्हिच कंटेन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एचएनआरएनए, एटोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब हम लोग यहां पर पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप देखते हैं बेटा 5' कैपिंग। पहला स्टेप क्या देखेंगे बेटा, 5' कैपिंग। 5' कैपिंग जो है उसको हम लोग देखेंगे। देखो बेटा होता क्या है, देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ये अपना ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। 5' 3' 3' 5'। इसके ऊपर ये आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा हुआ है और यहां से यह आरएनए जो है वह न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए। ये क्या है बेटा, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए। ये चीज हम लोग जानते हैं। ये कब है, ये है इनिशिएशन के समय की कहानी में आपको बता रहा हूं बेटा। देखना, और हम सभी जानते हैं कि यह जो है यह ट्रांसक्रिप्शन का यह जो क्रिया है यह केंद्रक द्रव के अंदर संपन्न होती है। देखिएगा बेटा, केंद्रक के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है आरएनएज। केंद्रक के अंदर क्या एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है आरएनएज। क्या कह रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर, या हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म लिख लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनएज। क्या नाम है, आरएनएज। ये आरएनएज किसको डिग्रेड करेगा, ये डिग्रेड करेगा आपके आरएनए को। डिग्रेड किसको करेगा, आरएनए को। अगर ये आरएनए को डिग्रेड करेगा, ये क्रिया न्यूक्लियस के अंदर हो रही है और आरएनएज, मैं कह रहा हूं ये रहा आरएनएज, मैं इसको आरएनएज बना देता हूं। ये है, चलो इतना रफ तो नहीं बनाते हैं, मैं लिख लेता हूं, ये है आरएनएज। बेटा ये आरएनएज क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसको डिग्रेड कर देगा। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक तरफ तो हम लोग एनर्जी वगैरह लगाकर, इतना टाइम लगाकर सेल क्या कर रही है, आरएनए का निर्माण कर रही है, लेकिन उसी के अंदर एक आरएनएज नाम का एंजाइम है जो उस नए बनने वाले आरएनए को डिग्रेड करता जा रहा है। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब बेटा क्या किया जाता है, एक इस 5' सिरे के ऊपर एक स्पेसिफिक केमिकल जो है, ग्रुप जो है वह जोड़ दिया जाता है, 7 मिथाइल गुएनोसिन। क्या है बेटा, किसको जोड़ता है बेटा, 7 मिथाइल गुएनोसिन। क्या किया मैंने कि इस आरएनए के ऊपर मैंने 5' सिरे के ऊपर एक ऐसा जो है कैप लगा दिया जिसको बोलते हैं हम लोग 7 मिथाइल गुएनोसिन।
इट एक्ट लाइक कैप। अब क्या होगा, अब जो आरएनए जो है यह आरएनए नहीं है, अब ये जो आरएनए है ये आरएनए ना होकर, ये आरएनए ना होकर क्या है बेटा, मिथाइल गुएनोसिन आरएनए है। क्या है बेटा, मिथाइल गुएनोसिन आरएनए है। तो मुझे बताओ ये आरएनएज नॉट आइडेंटिफाई इट, इसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा, और अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। यही क्रिया जो है वह 5' कैपिंग कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है, 5' कैपिंग कहलाती है। लिखिएगा बेटा 5' कैपिंग क्या होती है। 5' कैपिंग होती क्या है, अनुलेखन के आरंभन चरण के दौरान, अनुलेखन के आरंभन चरण के दौरान, अनुलेखन के आरंभन चरण के दौरान नए बनने वाले आरएनए के 5' सिरे पर 7 मिथाइल गुएनोसिन को जोड़ना, 5' को जोड़ना 5' कैपिंग कहलाता है। क्लियर है कहानी कि अटैचमेंट ऑफ या एडिंग ऑफ 7 मिथाइल गुएनोसिन at the 5' end of newly synthesized RNA during the initiation step of transcription is called as 5' capping। लिखिएगा adding of 7 methyl guanosine at 5' end of newly synthesized RNA during initiation step of transcription is called as 5' capping। ठीक है, is called as 5' capping। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि केंद्रक द्रव्य में उपस्थित आरएनएज एंजाइम से बचाव के लिए यह क्रिया की जाती है। लिखिएगा केंद्रक द्रव में, या पूरी कहानी लिख लेते हैं, केंद्रक द्रव में, या चलो इतना ही लिख लेते हैं समझ में आ जाएगा, में उपस्थित आरएनएज एंजाइम से नए बनने वाले आरएनए को बचाने के लिए यह क्रिया की जाती है। टू प्रोटेक्ट द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, टू प्रोटेक्ट द न्यूली synthesized RNA from RNAs present in nucleoplasm. Such steps done. क्लियर है बेटा, पूरी कहानी समझ में आ गई कि क्या हुआ। वापस देख लो कि हुआ क्या था कि अनुलेखन की क्रिया के
आरंभन चरण के दौरान, इनिशिएशन के दौरान जो नया बनने वाला आरएनए है वह केंद्रक द्रव में आता है, तो उसके 5' सिरे के ऊपर 7 मिथाइल गुएनोसिन को लगा दिया जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केंद्रक द्रव के अंदर एक आरएनएज नाम का एंजाइम पड़ा होता है, तो वह आरएनएज क्या करेगा, इसको नए बनने वाले आरएनए को डिग्रेड कर देगा। क्यों? आरएनएज किसको आइडेंटिफाई करता है, आरएनए को। तब सेल ने क्या किया, इस नए बनने वाले आरएनए के 5' सिरे के ऊपर 7 मिथाइल गुएनोसिन को जोड़ दिया। अब जब इसके ऊपर 7 मिथाइल गुएनोसिन को जोड़ा तो अब यह आरएनए नहीं रहा, अब यह क्या बन गया, 7 मिथाइल गुएनोसिन आरएनए विच इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द आरएनएज, और उसका 5' सिरा जो है वह बचा हुआ रहता है। क्लियर है कहानी? ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं बेटा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप जो होता है 3' पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है बेटा, देखिएगा 3' पॉली, इसको बेटा प्लीज आप लोग जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना उसी तरीके से याद करें। कैपिंग याद करने से बेटर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैपिंग कहां होती है, कौन से सिरे पर होती है, 5' पे होती है या 3' पे होती है। इसलिए मैंने क्या किया, इसके हेडिंग के साथ में ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। 5' कैपिंग याद रखो, कैपिंग याद नहीं रखना है, 5' कैपिंग। कोई भी पूछे कि कैपिंग कहां होती है, कैपिंग होती है भाई 5' सिरे पर। कोई पूछे पॉली एडिनाइलेशन कहां होता है कि सर ने बताया था 3' पॉली एडिनाइलेशन, मतलब 3' के ऊपर पॉली एडिनाइलेशन होता है। देखो होता क्या है, मैं कह रहा हूं ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप। ठीक है, ये रहा 5', ये रहा 3', ये रहा 3', ये रहा 5', और आरएनए पॉलीमरेज जो है थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने ये रहा 5' सिरा, और जिसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, जिसके ऊपर हमने लगा रखा है 7 मिथाइल गुएनोसिन। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं कह रहा हूं सपोज ये एमआरएनए की चेन जो आरएनए की जो चेन है, आरएनए चेन रिलीज इन न्यूक्लियोप्लाज्म। रिलीज से पहले की बात कर लेते हैं, रिलीज से पहले की बात कर लेते हैं। अब देखो बेटा, जब ये एमआरएनए की चेन रिलीज होगी तो बाहर तो कौन बैठा है, बाहर तो एक खतरनाक जगीरा डाकू बैठा है। ये जगीरा डाकू क्या करेगा, इस आरएनए को डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। तब क्या किया जाता है, इस 3' सिरे पर, 3' एंड पर क्या कर दिया, लगभग 200 से 300 एडिनिन जो है जोड़ दिए जाते हैं। एडिनिन जोड़ दिए जाते हैं, 200 से 300 एडिनिन जो है वह इसके ऊपर जोड़ दिए जाते हैं। मतलब जब ये रिलीज होगा आरएनए तो 5' कुछ इस प्रकार का, ऐसा होगा, और यहां पर क्या होगा, ये वही 5 मिथाइल गुएनोसिन। तो ये जो है, ये इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। कहानी समझ में आई कि अनुलेखन की क्रिया के पश्चात या अनुलेखन की क्रिया के टर्मिनेशन के पश्चात, समापन के बाद नए बनने वाले आरएनए के 3' सिरे पर लगभग 200 से 300 एडिनिन नाइट्रोजन सारकों का जोड़ना क्या कहलाता है, 3' पॉली एडिनाइलेशन कहलाता है। क्यों किया जाता है, वही जगीरा से बचाने के लिए, आरएनए एंजाइम से बचाने के लिए यह क्रिया की जाती है। क्योंकि 5' सिरे को तो हमने बचा लिया, कैसे, 7 मिथाइल गुएनोसिन को जोड़कर। तो 3' के ऊपर क्या किया जाए, 200 से 300 एडिनिन समूह को जोड़ दे। धीरे धीरे जब तक
ये कुछ को डिग्रेड करेगा, तब तक क्या है, हम लोग इसे राइबोसोम के पास भेज देंगे, प्रोटीन का निर्माण शुरू कर देंगे। बाद में भले डिग्रेड करे, कोई कोशिश करेगा भी नहीं, क्योंकि कोशिका द्रव्य में चला जाएगा और कोशिका द्रव्य में आरएनएज नहीं होता है। ठीक है, क्या है लिखिएगा बेटा कि सॉरी क्या होता है बेटा, 3' पॉलीएडिनाइलेशन, 3' पॉलीएडिनाइलेशन होता क्या है देखिएगा। ससीम केंद्र की कोशिका में अनुलेखन की क्रिया के समापन के पश्चात, समापन के पश्चात लिखिएगा, ससीम केंद्र की कोशिका में, ससीम केंद्र की कोशिका में अनुलेखन क्रिया के समापन चरण के पश्चात, समापन चरण के पश्चात नए बनने वाले आरएनए के 3' सिरे पर लगभग 200 से 300, बेटा जितना एनसीईआरटी ने कह रखा उतना ही ध्यान रखना, अपनी पंचायती नहीं करनी है किसी भी तरह की। एनसीईआरटी जो कह रही है, अगर कोई फलाना इंस्टीट्यूट के नोट्स ये कह रहा है, कोई और पढ़ाने वाला ये कह रहा है, नहीं, हमें डेटा केवल और केवल एनसीईआरटी के लेने हैं। किसी भी तरह का आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें नहीं पढ़ना है, भले कोई कितना भी कहे, कोई कह रहा है कि सर 250 होते हैं, नहीं बेटा 200 से 300 लिख रखा, जो रेंज लिख रखी वो ये है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बनने वाले आरएनए के 3' सिरे पर लगभग 200 से 300 एडेनिन नाइट्रोजन क्षारकों का जुड़ना, 3' पॉली एडिनाइलेशन कहलाता है। ध्यान से इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना, कि क्या होता है, 200 से 300 जो है वो एडेनिन समूह को जोड़ दिया जाता है। क्या है लिखिएगा, इन यूकैरियोटिक सेल या इन एक मिनट लिखिएगा, एडिंग ऑफ 200 to 300 adenine nucleotide at 3' end of newly synthesized RNA after termination step of transcription in eukaryotic cell is called as 3' polyadenylation। सॉरी क्या हुआ, पॉली क्यों किया जाता है, आरएनए से बचा, आरएनएज एंजाइम से बचाने के लिए। तीसरा स्टेप देखते हैं बेटा, तीसरा स्टेप जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लाइसिंग। बेटा देखो मैंने बताया था कि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन।
अब जब इससे आरएनए बनेगा, जब इससे आरएनए बनेगा तो उसके अंदर भी एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा। और हम सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एक्सॉन जो होता है यह आपका होता है फंक्शनल, और इंट्रॉन जो होता है वह होता है नॉन फंक्शनल। तो क्या किया जाएगा, यहां पर इंट्रॉन को हटाकर एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाएगा। रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन एंड एडिंग ऑफ एक्सॉन। क्या, कैसे किया बेटा, एक्सॉन एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया, एक्सॉन एक्सॉन को मैंने क्या कर दिया, एक्सॉन एक्सॉन को जोड़ दिया, और इंट्रॉन को मैंने हटा दिया, इंट्रॉन को हटा दिया। द प्रोसेस इज व्हाट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग। लिखिएगा, स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है कि ससीम केंद्र की कोशिका में अनुलेखन क्रिया के समापन चरण के बाद आरएनए में उपस्थित एक्सॉन को, आरएनए में उपस्थित इंट्रॉन को हटाकर एक्सॉन को आपस में जोड़ देना स्प्लाइसिंग कहलाता है। लिखिएगा, ससीम केंद्र की कोशिका में, ससीम केंद्र की कोशिका में अनुलेखन क्रिया के, अनुलेखन क्रिया के समापन चरण के बाद एक्सॉन, सॉरी पहले इंट्रॉन लिख लेते हैं, इंट्रॉन को हटाकर एक्सॉन्स को आपस में जोड़ने की क्रिया स्प्लाइसिंग कहलाती है, स्प्लाइसिंग कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा बेटा। Removal of intron and joining of axon during, after termination step of transcription in eukaryotic cell is called as splicing, is called as splicing. Is that clear बेटा? ये अब इसके अंदर स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स वगैरह काम में आते हैं, एनसीईआरटी इतना नहीं दे रखा है। अब हम लोग इसको स्लाइड से पढ़ लेते हैं, स्लाइड से पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखो बेटा क्या कह रहा है, बाय ट्रांसक्रिप्शन स्प्लिट जीन प्रोड्यूसेस एन आरएनए विच कंटेन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड कॉल्ड एज एचएनआरएनए। एक चीज यहां पे पहले मैं और लिख लेता हूं, कहां तक है, इसके बाद में यहां पर मैं एक ऐड कर लेता हूं। देखो बेटा, इसका मतलब जो एचएनआरएनए, सॉरी जो एचएनआरएनए था, इस एचएनआरएनए से हमने क्या बनाया,
mRNA बनाया। क्या क्या किया बेटा? एक तो किया 5' कैपिंग, दूसरा क्या किया बेटा? 3' पॉली एडिनाइलेशन, और तीसरा क्या किया बेटा? स्प्लाइसिंग। ठीक है, इस mRNA को हम लोग प्रोसेस्ड RNA या हम लोग इसे मैच्योर RNA भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैच्योर RNA कहते हैं। 5' कैपिंग के दौरान क्या ध्यान रखना है? 7 मिथाइल गुएनोसिन। ठीक है, 3' कैपिंग के समय क्या ध्यान रखना है? 200 से 300 एडेनिन। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन। ये आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए। एक और चीज लिख लो, कहानी पूरी खत्म कर लो। ये कब होता है? ड्यूरिंग इनिशिएशन। इनिशिएशन के समय। कैपिंग कब होती है? कैपिंग इनिशिएशन के समय। पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है? ठीक है, टेलिंग क्या कब होती है? आफ्टर टर्मिनेशन। आफ्टर टर्मिनेशन। ये कब होगा बेटा? ये भी आपके आफ्टर टर्म। ये आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर। कहानी खत्म। जो अभी तक पढ़ाया है उसको ढंग से पढ़ लेना, और इसके शॉर्ट नोट्स बना के एग्जाम से एक नाइट पहले जो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं उसके अंदर इसको पढ़ लेना। कहानी खत्म है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब इसको हम लोग स्लाइड से पढ़ते हैं। क्या हुआ? दिस HNRNA इज अनस्टेबल। सही बात है, अनस्टेबल होता है। नाउ अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इससे उसके ऊपर वो बैठा है, जगीरा बैठा है भाई, जगीरा RNA बैठा है, वो इसको डिग्रेड कर देगा। This HNRNA is unstable. Now 7-methyl guanosine is added to the 5' end. 5' end के ऊपर किसको जोड़ दिया हमने? ये था HNRNA। ये HNRNA अनस्टेबल होता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA। इसके 5' सिरे के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया? 7-methyl guanosine। ठीक है, इस फॉर्म इट इज कॉल्ड एज कैपिंग। इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? कैपिंग। एंड 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडिनाइलिक एसिड, एडिनिन या एडिनाइलिक एसिड, पॉली ए टेल आर एडेड इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर जोड़े जाते हैं, मतलब इसके सामने कोई डीएनए का टेम्पलेट नहीं है, फिर भी यहां पर क्या जोड़ दिया? अगर यहां पर 200 से 300 आप लोग सोच रहे होंगे कि 200 से 300 एडिनिन जोड़े हैं तो सामने 200 से 300 थाइमिन होने चाहिए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, ये जो पॉली ए टेल या पॉली एडिनाइलेशन है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर जोड़े जाते हैं। लिख लीजिएगा इसको, मतलब हमने कहा ना 3' पॉली एडिनाइलेशन, या इसी को हम लोग 3' पॉली ए टेल भी बोलते हैं। ये चीज यहां पर थोड़ी सी लिख लेना। एडिनाइलिक एसिड को जोड़ा जाता है, नाइट्रोजन सार एडिनिन या एडिनाइलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं, सीधी सी बात है। मैंने नाइट्रोजन सार लिख लिया, आप लोग ध्यान रखना नाइट्रोजन सार की जगह जहां पे लिखा हुआ है ना, भले थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं, यहां पर एडिनिन नाइट्रोजन सार की जगह यहां पर भले लिख लो एडिनाइलिक एसिड, लिख लो एडिनाइलिक अम्ल का जुड़ना आफ्टर क्या है? एडिनाइलिक एसिड। है मतलब एक ही है बेटा, मतलब वही आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन सार का मतलब वही है, नाइट्रोजन सार थोड़ी जुड़ेगा। नाइट्रोजन सार के साथ में शुगर भी आएगी, फॉस्फोरिक एसिड भी आएगा, तब जाके वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, अब देखना बेटा यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, ये चीज ध्यान रखना कि समापन के दौरान जब ये क्रिया होती है तो यह टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होती है। 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड टेम्पलेट
इंडिपेंडेंट मैनर में जुड़ते हैं, इंडिपेंडेंट मैनर में जुड़ते हैं। मतलब इसके लिए यह डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में नहीं लेता, इसलिए इसके लिए यह डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में नहीं लेता। इंपोर्टेंट लगा देना बेटा, इंपोर्टेंट, ये चीज इंपोर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। वो स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है कि कुछ भी पूछ ले कि स्टेटमेंट 1 दे दिया कि टेलिंग या पॉली एडिनाइलेशन के दौरान 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड को जोड़ा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया ये टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में जुड़ते हैं, लेकिन क्या ध्यान रखना है बेटा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ध्यान रखना है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर जुड़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, 2-3 days end which is called as poly-A tail, now it become stable। अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। 5 days के ऊपर तो हमने क्या जोड़ दिया था, 5 days के ऊपर ये वाला हमने ये जोड़ दिया, और 3 days के ऊपर poly-A tail, now it is stable mRNA। क्लियर है कहानी, ये हो गया। अब देखो बेटा, इन आरएनए स्प्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। इन आरएनए नॉन कोडिंग पार्ट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, क्या होता है, बिल्कुल इजी तरीके से समझो, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि ये स्प्लाइसियोसोम क्या करता है। ये देखो बेटा, ये एक आरएनए है और आरएनए के ऊपर ये वाला जो है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, ये एनर्जी को काम में लेगा और इंट्रॉन को रिमूव कर देगा, एक्सॉन को आपस में जोड़ देगा। इतना ही ध्यान रखना है, बाकी हमको कहानी नहीं पढ़नी, आउट ऑफ एनसीईआरटी दे रखी है। मैं एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा जोर दूंगा और श्योर कह रहा हूं आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा, ठीक है ना। जो भी नोट्स वगैरह है कहीं से भी आप लोग पढ़ते हो भले ही पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़, एनसीईआरटी ही पढ़ना, मैं तो ये कहता हूं, ठीक है, ठीक है। सिनिप्स ये कुछ भी नहीं ध्यान रखना है कि रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग, बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। फिर देखो बेटा, मोस्टली यूकैरियोटिक जीन्स आर एग्जांपल ऑफ स्प्लिट जीन। मैंने क्या कहा, मोस्टली जो यूकैरियोटिक जीन होते हैं दे आर एग्जांपल ऑफ स्प्लिट जीन, बट जीन विच फॉर्म हिस्टोन एंड इंटरफेरॉन प्रोटीन्स आर नॉन स्प्लिट जीन आउट ऑफ एनसीईआरटी अगेन, ठीक है। फिर भी इंटरेस्ट पैदा करने के लिए दे देता हूं मैं, हालांकि अगली बार ट्राई करूंगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें सब हटा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्ट, बच्चे क्या करते हैं सर कि सर ये क्या होता है, क्योंकि बच्चे तो बेटा बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो उनको कुछ नई चीज कहीं से देखने को मिलती है कि यार अमर सर ने ये नहीं पढ़ाई, ये वाले फलाना टीचर ने वो नहीं पढ़ाई, तो बेटा आई नो एवरीवे, सब कुछ लगभग आता है, भगवान ऊपर विद्या माता की बहुत अच्छी कृपा है, अच्छा सब कुछ आता है बायोलॉजी, लेकिन मैं बच्चों को वही चीज पढ़ाता हूं जो बेसिकली एनसीईआरटी में है। अभी आपको केवल एक डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम क्रैक करना है, न कि कोई रिसर्चर बनना है। तो मेरा यह मानना है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को ही तवज्जो दें, उसके अंदर जो डेटा दे रखा है वो ध्यान रखें। फिर भी मैं बता देता हूं कि मोस्टली यूकैरियोटिक जीन्स आर द एग्जांपल ऑफ स्प्लिट जीन, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन को बनाते हैं, जो इंटरफेरॉन्स को बनाते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ नॉन स्प्लिट जीन इन यूकैरियोटिक सेल। ये आप लोग भले ध्यान रख लो, ठीक है। मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन स्प्लिट जीन, ये हम लोग जानते हैं, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। बस ये भी अगर ध्यान रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो उससे भी अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो बेटा, इन यूकैरियोट्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन स्प्लाइसिंग प्रोसेस आल्सो अकर्स। यूकैरियोट्स में प्रतिलेखन के बाद स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया भी होती है। द स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीन, इट इज आल्सो एन इंपोर्टेंट पॉइंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो होता है, मतलब एक्सॉन इंट्रॉन, यह किसकी विशेषता है, इट इज एन रिप्रेजेंट एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीन। स्प्लिट थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना, देख लेना। स्प्लिट जीन एक प्राचीन विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज प्रोबेबली रिमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, प्रिमिटिव कैरेक्टर, वो ये इंट्रॉन की उपस्थिति संभवतः
प्राचीनता की याद दिलाती है। एनसीईआरटी में डेटा दे रखे हैं, मतलब स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। द स्प्लाइसिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। स्प्लाइसिंग जो प्रक्रिया होते हैं वह आरएनए दुनिया के प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए बेटा, ये आपके जो है ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन जो है वह पूरा का पूरा हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली बेटा ट्रांसलेशन या अनुवादन के बारे में बात करेंगे। और अनुवादन भी यूं नहीं है कि शुरू किया खत्म कर लिया, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम उसकी पहले बैकग्राउंड, पूरा का पूरा बैकग्राउंड प्रिपेयर करेंगे और बैकग्राउंड प्रिपेयर करने के बाद हम लोग अनुवादन या ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, सेव कर लेते हैं। आई थिंक लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 है। ऐसे कैसे हुआ? ये 10वां लेक्चर का 10वां ये रहा, ये लेक्चर नंबर है 12। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक ओके।